नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और फटाफट जल्दी-जल्दी जुड़ेंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। टाइम आपकी क्लास का हो चुका है। जल्दी-जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे जल्दी-जल्दी। देखते हैं कौन-कौन जुड़ चुका है। स्वाति, आशीष, जागृति, प्रीतिपाल, शेखर सैनी, पलक, स्वाति, निधि, प्रिंस, मनीषा, बबीता, सुधांशु, सत्या, विशाल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या मैं आप सभी को अच्छे से दिख पा रही हूँ? अगर सारी चीजें ओके है बच्चों तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैं आपको नंदवंश पढ़ा रही थी जिसमें मैंने आपको महापद्म नंद के बारे में बताया था। और उसके बाद में मैं आपको क्या बता रही थी? उसके बाद में बेटा मैं आपको बता रही थी आपका जो है धनानंद के बारे में। और धनानंद से ही आज मैं क्लास को कंटिन्यू करने वाली हूँ। धनानंद के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सभी कुछ आपको पता चल रहा है? सब कुछ ओके है? चलिए, थम्स अप आ चुके हैं, इसका मतलब आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। और आवाज वाला लगा दो, उससे पता चलता रहे। स्टार्ट कर ले। बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? अभी बताइए, अभी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए। अभी ओके है ना वॉइस? चलिए ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? चलो अब ध्यान से सुनो। मैं कल बेटा आपको पढ़ा रही थी धनानंद, और धनानंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे अग्रमीज, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो मैंने कल आपको बताया था इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है। अग्रमीज इसको कहा जाता है। यहां तक की बातें बेटा जी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको और क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इसी के समय, धनानंद के समय, सिकंदर का आक्रमण होगा, इसी के शासन काल में। और ये जो नंद वंश का शासक है धनानंद, इसका विनाश करने की शपथ लेंगे आचार्य चाणक्य। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, बेहतरीन तरीके से आप लोग सुनेंगे और आराम से बैठकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनना। तो सिकंदर का आक्रमण इसके समय हुआ। आखिर सिकंदर का आक्रमण जब हुआ तो फिर इसने क्या किया? और क्या भारत में पहली बार सिकंदर का ही आक्रमण हुआ था? क्या भारत में पहली बार सिकंदर ने ही आक्रमण किया था, या फिर सिकंदर से पहले भी, या फिर सिकंदर से पहले भी किसी ने आक्रमण किया था? तो इस चीज के बारे में बेटा मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, लेकिन मौर्य साम्राज्य इसके बाद ही तो आएगा भाई। धनानंद के बाद ही तो मौर्य साम्राज्य आएगा। पहले धनानंद के समय पे जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बारे में भी तो जान लो। या फिर वो नहीं जानना? या फिर सीधा कहाँ चले जाना है? सीधा मैम हमें तो मौर्य साम्राज्य चले जाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा।
अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? धनानंद के बारे में। और धनानंद के समय पे होता है सिकंदर का आक्रमण। और इसके लिए प्यारे बच्चे मैं आपके लिए ध्यान से, ये मत कहना कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, ये सब नहीं कहना है आपको। अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर तो आपको एक हेडिंग देनी है कि भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो भारत में जब विदेशी आक्रमण हुआ तो सबसे पहले किसका हुआ? तो बेटा सबसे पहले हुआ था ईरानियों का आक्रमण, ईरानियों का आक्रमण। आराम से पढ़ लीजिए बच्चे, ईरानियों का आक्रमण मतलब अटैक किसने किया था? ईरानीज ने। अब ये जो अटैक हुआ था ईरानियों का वो कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 6वीं शताब्दी बीसी या ईशा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी। और बेटा जी अगर मैं आपसे बोलूं कि ईरानियों की तरफ से ये सब लिखना है, बिल्कुल आपको लिखना है, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। अगर मैं आपसे बेटा यहाँ पर बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है कि जब ईरानियों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया? सबसे पहले ईरानी आक्रमण किसने किया था? आखिर किस व्यक्ति ने आक्रमण किया ईरान की तरफ से? तो आप कहेंगे कि मैम साइरस ने, साइरस जिसे आप कुरुश के नाम से भी जानते हैं। आक्रमण किसने किया था? साइरस ने, साइरस जिसे आप कुरुश भी कहते हैं, साइरस ने किया था, ठीक है। और बेटा जी ये जो साइरस था इसका आक्रमण कैसा रहा? असफल आक्रमण, असफल आक्रमण रहा। इसने अटैक तो किया लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, ये हार गया। ये क्या हो गया बेटा? हार गया। और साइरस ने सबसे पहला आक्रमण किया था जिसे आप कुरूश कहते हैं, और इसका ये आक्रमण असफल आक्रमण, ठीक है। कैसा आक्रमण था? असफल आक्रमण था। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही होगी। और मुझे ये बताओ लाइट अभी ठीक है? लाइट अभी ठीक है, ये बताओ पहले। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ये बताइए पहले। और लाइट अभी ठीक है? लाइट को मैंने कम किया, आपने कहा ना लाइट बहुत ज्यादा हो रही है। चलो, तो मैं आपको बता रही थी कि साइरस ने अटैक किया और साइरस का अटैक कैसा था? असफल।
तो अब आप यहाँ पे कहोगे कि मैम, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पहले तो डेरियस प्रथम ने किया था, तो डेरियस प्रथम का भी मैं आपको बता देती हूँ क्या फैक्ट था। डेरियस प्रथम वाला भी सुन लीजिए, ठीक है, डेरियस प्रथम वाला भी सुन लीजिए क्या था। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करती हूं तो आप लिखोगे भारत पर पहला सफल आक्रमण, भारत पर पहला सफल आक्रमण, ये किसने किया था? ये किया था डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम, ये कौन था? तो बेटा जी साइरस का उत्तराधिकारी, साइरस का उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर ऑफ साइरस, सक्सेसर ऑफ साइरस, ठीक है, सक्सेसर ऑफ साइरस, साइरस का उत्तराधिकारी था ये। और इसने भारत पर पहला आपका अटैक किया था, वो सफल अटैक था, लेकिन पहला अटैक साइरस ने किया था। इन दोनों में ये अंतर है, जो आप कह रहे थे ना कि मैम यहाँ पे गलत है गलत है गलत है, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। और आगे देखिए, अगर मैं आगे इसके बात करती हूं आपसे, तो आगे आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि इसने जब आक्रमण किया तो आखिर ये किस वंश का था, किस वंश का था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम हखामनी वंश से था, हखामनी वंश, वंश मतलब डायनेस्टी, ये आपको समझाने के लिए मैं करवा रही हूं, हकामनी वंश का था। और इस डेरियस प्रथम ने क्या किया, इसने कंधार, सॉरी गंधार और काम्बोज को जीत लिया, इसने कंधार एवं काम्बोज को जीत लिया। बताइए मुझे गंधार और काम्बोज क्या थे? को जीत लिया, जल्दी से बताइए गंधार और काम्बोज क्या थे? ठीक है, इसने क्या किया, जीता, तभी तो कहा गया कि सफल आक्रमण इसका हुआ था। और प्यारे बच्चे, अंतिम ईरानी सम्राट, आप क्या लिखोगे? अंतिम ईरानी सम्राट, डेरियस थर्ड था। अंतिम क्यों बोल रही हो मैम? तो सुनो, अब यहीं से आपका सिकंदर आ जाएगा। डेरियस थर्ड था, अंतिम ईरानी, आपको ध्यान रखना है। अंतिम ईरानी यानी लास्ट एम्परर ऑफ ईरानीज, लास्ट एम्परर कौन था? डेरियस थर्ड, डेरियस थर्ड। ये अंतिम क्यों हुआ? तो देखो क्या हुआ, 331 बीसी, 331 बीसी, बात समझ में आ रही है? महाजनपद थे, बहुत बढ़िया, क्या थे? महाजनपद। मैम ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्यों नहीं लिखना है, बिल्कुल लिखना है। भारत के बाहर क्या थे? महाजनपद थे, बहुत शाबाश। 331 बीसी या 331 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, उसको आप जानो तो आपने सुना होगा कि आरबेला, क्या बोलते हैं इसको? आरबेला, गोगा मेला, देखिएगा, आरबेला, गोगा मेला और आपका एरियन, एरियन का युद्ध, ये तीन नाम है इसके। एरियन का युद्ध, युद्ध यानी कि बेटा जी वॉर, युद्ध यानी कि वॉर। और ये युद्ध कब हुआ था? 331 बीसी।
अब आता है किस किस के बीच में, तो सिकंदर वर्सेस डेरियस थर्ड, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और डेरियस थर्ड की क्या होती है, हार। डेरियस थर्ड की हो जाती है बेटा जी इस युद्ध में हार, ठीक है। और इसके हारने से क्या होता है, इसके हारने से भारत पर ईरानियों का आधिपत्य, ईरानियों का आधिपत्य समाप्त हो गया, यानी ईरानियों ने जो कंट्रोल किया हुआ था इंडिया पर वो उसका एंड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ईरानियों का अंतिम राजा सिकंदर से हार गया था। अभी आ रही आवाज, अब तो मैंने और भी पास कर लिया है माइक, अभी आपको आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। तो ये आपका जो युद्ध है, जैसे आरबेला, गोगामेला या एरियन का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है, अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है। और किस के बीच हुआ, तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाली कौन सी शक्ति थी, तो मैम ईरानी शक्ति। असफल आक्रमण साइरस ने किया, सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया। क्या क्या जीता उसने, मैम कंबोज और गंधार वाले क्षेत्र को उसने जीता। और उसके बाद में ईरानियों का जो अंतिम शासक था डेरियस थर्ड, उसको सिकंदर ने हरा दिया। और किस युद्ध में, तो आप कहोगे गोगामेला के युद्ध में, या फिर मैम हम कह सकते हैं एरियन के युद्ध में, या हम कह सकते हैं आरवेला के युद्ध में। ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी अब भारत पर कौन अटैक करेगा, अब सीधी सी बात है, जिसके बारे में हम पॉइंट पे आने वाले हैं वो है सिकंदर। वो क्या है बेटा, सिकंदर है। वो कौन होगा, सिकंदर होगा। अब देखिए यहाँ पर पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, शांति रखिए, अभी मैं कहानी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पीडीएफ पे भी जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये ईरानियों की कहानी खत्म हुई। ईरानियों के बाद कौन आए प्यारे बच्चे, तो मैम ईरानियों के बाद में आए आपके युद्ध, और कौन था यहाँ पे, सिकंदर। अब इसके बारे में आप बात करोगे, सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। और सिकंदर किसके समय आया था, धनानंद के समय, धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। किसके समय पर, धनानंद के समय पर आक्रमण किया इसने, क्योंकि इसने ईरानियों को खत्म कर दिया था। अब बात आती है ये कहां का शासक था, तो बेटा मकदूनिया, अभी मैप में दिखाऊंगी, या मेसिडोनिया का शासक था। मेसिडोनिया का शासक यानी रूलर था, और ये भारत पर अटैक करता है। एक बार मैं आपको मैप दिखा देती हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं, और देखिएगा जरा एक बार मैप। ये वाला प्यारे बच्चे, ये है आपका मेसिडोनिया, क्या है, ये है आपका मेसिडोनिया, और ये है आपका हमारा प्यारा सा भारत देश, ठीक है। तो आपका जो सिकंदर है वो कहां से आ रहा है, वो यहां से यहां आएगा। तो जब वो भारत में आएगा तो यहाँ पे, यहां से होते हुए आएगा ना, ये वाली जो आपका बॉर्डर है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जो भारत के पास में होता है, यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये वाला जो बॉर्डर है, तो वो यहीं से तो एंट्री करेगा। तो ये कहाँ का शासक था, आप कहोगे कि मैं मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैम ये मैसिडोनिया या फिर हम कह सकते हैं कि मकदूनिया का शासक था, जो कि भारत पर अटैक करने के लिए आया था। तो जब प्यारे बच्चे ये भारत पर अटैक करने आया था, तो आपको मैं बता दूं
कि आपका जो सिकंदर है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो कि आखिर सिकंदर कौन था। ठीक है, आखिर सिकंदर कौन था इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लो। देखो ध्यान से सुनना, सिकंदर मैसिडोनिया या मकदूनिया का शासक था और इसके जो पिता थे यानी इसके जो फादर थे वो कौन थे, तो आप कहोगे फिलिप सेकंड। ये इसके पिता थे। अब जब इसने यहाँ पे किया तो इसे कहाँ आना है, भारत में आना है। तो भारत में कैसे आया, ये रास्ता बताओ मैम, भारत में कैसे आया, ये क्वेश्चन बनता है। तो बेटा जी इसने क्या किया, भारत में आने के लिए इसने बैक्टीरिया एवं काबुल, बताइए काबुल कहां पड़ता है, काबुल जीतते हुए, काबुल जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हिंदू कुश पर्वत होते हुए, हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। जब ये भारत पर आक्रमण करने आया तो जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया तो आपको मैं बता दूं कि उस समय यहाँ पर कई शासक थे, तो उनसे इसका युद्ध भी हुआ है। तो वो कौन से शासक थे, फिलिप नहीं था बेटा, फिलिप सेकंड था, फिलिप इसका सेनापति था। अफगानिस्तान में पड़ता है मैम, और ये अफगानिस्तान में आपका काबुल जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए इसने कहां पे आया मैम, ये भारत में आया। और बेटा जी आपको और भी मैं यहाँ पे फैक्ट लिखवा देती हूँ, और वो फैक्ट मैं क्या लिखवाने वाली हूँ, इसने किस किस को पार किया, सिकंदर सिंधु नदी, सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे को, नदी मतलब रिवर, सिंधु नदी और खैबर दर्रे, और खैबर दर्रे, दर्रा मतलब पास, ठीक है, खैबर दर्रे को पार कर भारत पहुंचा, खैबर दर्रे को पार करके भारत पहुंचा। और जब ये भारत पहुंचा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था। और यहाँ पे तक्षशिला कहां पड़ता है, अफगानिस्तान की तरफ। तक्षशिला का शासक आम्बिक था, आम्बिक था, जिसने बिना लड़े ही, जिसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, बिना लड़े इसने क्या कर दिया कि भैया मुझे कोई युद्ध नहीं करना, मुझे कोई भी युद्ध नहीं करना, और मैं कोई युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करता हूं। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो तक्षशिला का शासक कौन था, आम्बिक, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी इससे, और प्यारे बच्चे इसने क्या कह दिया, मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देता। और आत्मसमर्पण करने के बाद इसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और बेटा जी मैं आपको बता दूं आगे क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया,
और आत्मसमर्पण करके क्या किया, देख लीजिएगा यहां पर लिख रही हूं आगे, कंटिन्यू। आत्मसमर्पण किया और सिकंदर को सहयोग दिया, और सिकंदर को सहयोग दिया। और सिकंदर को सहयोग, यानी उसको सपोर्ट किया कि आप जाओ भारत में अटैक करो, मैं आपके साथ हूं। अब सिकंदर आगे बढ़ा और बेटा झेलम नदी पे पहुंचा। झेलम नदी, ध्यान से सुनना, झेलम नदी एवं चिनाब नदी के बीच, चिनाब नदी के बीच राजा पोरस, राजा पोरस का साम्राज्य यानी एम्परर, साम्राज्य था। और जैसे ही सिकंदर झेलम नदी के पास पहुंचा, ठीक है, अब ये क्या पहुंचा, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस, और राजा पोरस के मध्य 326 बीसी में, 326 बीसी में युद्ध हुआ। कहां पर, झेलम नदी के तट पर। अब इस युद्ध का नाम क्या था, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। तो बेटा इसे कहते हैं झेलम या वितस्तता या हाइडेस्पिज, हाइडेस्पिज, झेलम, वितस्तता, हाइडेस्पिज, या फिर आपका कर्री का युद्ध। क्या कहते हैं, कर्री का युद्ध, कर्री का युद्ध। शॉर्ट में लिख रही हूं, युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये युद्ध हुआ सिकंदर वर्सेस पोरस, सिकंदर वर्सेस पोरस। इसमें क्या हुआ, पोरस की हार। और जब बेटा पोरस की हार हुई तो सिकंदर ले गया पोरस को बंदी बनाकर। सिकंदर की हार हुई, ओ सॉरी, पोरस की हार हुई, और हार के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया, बंदी बनाया और अपने साथ ले गए, और अपने साथ ले, और अपने साथ ले गया। अब ले जाकर क्या किया मैम, मार दिया क्या, की डेट में यहां लिख देती हूं, बड़ी बड़ी 326। फिर क्या किया मैम इसने बंदी बनाकर, अब देखो यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब सिकंदर भारत में आ गया और राजा पोरस से उसकी लड़ाई हुई, और राजा पोरस का राज्य कहां था मैम, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में था। और जैसे ही ये झेलम नदी के तट पर पहुंचा, इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। और बेटा जी जब यहां पर युद्ध शुरू हुआ तो किसकी जीत हुई, आप कहोगे कि मैम यहां पर युद्ध शुरू हुआ, एक मिनट, एक वर्ड यहां पर, आत्मसमर्पण,
तो ठीक कर लेना। आत्मसमर्पण गलती से लिख गया है वो, और रह गया इसमें। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर पोरस को लेकर चला गया तो पोरस ने क्या किया, इसको बंदी बनाया और अपने साथ ले गया, और बंदी बनाकर ले जाकर क्या बोला, अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। किसने कहा, सिकंदर ने। किससे कहा, मैम राजा पोरस से। और पोरस से जैसे ही उसने ये पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने एक बड़ा ही शानदार जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही तुम मेरे साथ करो। क्या बोला उसने, कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही तुम मेरे साथ करो। और सिकंदर को राजा पोरस की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर। ठीक है, क्या कर दिया, दोबारा से उसको वापस कर दिया कि ठीक है तुम्हारा ये राज्य मैं तुम्हें वापस कर। अब यहाँ पे राजा पोरस जो है प्यारे बच्चे, वो अपने राज्य को वापस पा लेते हैं। अब मैं आ जाती हूँ वापस आपके उस तरफ जो मैंने आपको लिखवाया है, तो क्या वो पीडीएफ में है, जी, लेकिन पीडीएफ में क्या है, शॉर्ट में है, इसलिए तुम मेरा यहाँ पे दिमाग जो है पूरी तरीके से खा लेते, इसीलिए मैंने पहले आपको हाथ से लिखकर एक चीज, एक यहाँ पर पूरा वो बता दिया कि भैया क्या क्या चीजें हुई। अब वही चीज पीडीएफ से पढ़ लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत पर विदेशी आक्रमण की जब बेटा आप बात करते हो तो देखो, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था, ध्यान से। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, लेकिन कैसा आक्रमण, लिख लेना, सफल आक्रमण। सफल आक्रमण करने वाला शासक डेरियस प्रथम था, लिखा हुआ है वहां पर। अब जल्दी से इसी बात पे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि असफल आक्रमण किसने किया, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, असफल आक्रमण किसने किया। और ये जो डेरियस प्रथम था, इसका वंश क्या था, तो मैम हखामनी वंश था। क्या था, हखामनी वंश। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से आगे देखिए। उसके बाद में इसने क्या किया, इसने गंधार और कंबोज को जीत लिया, किसने, डेरियस प्रथम ने, आपको बताया था। फिर डेरियस प्रथम के बाद अब आपको यहाँ पे पता है कि सिकंदर और मैम आपके डेरियस थर्ड के बीच अंतिम युद्ध होता है। बच्चे ने आंसर मुझे बता दिया कि असफल आक्रमण किया था मैम साइरस ने। अगर आप पहले लिख चुके हो तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ईरानियों के बाद यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। और अब जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पे गोगामेला उरुवेला का युद्ध हुआ। और ये कब हुआ, 331। किस किस के बीच हुआ ये युद्ध, अगली पीडीएफ पे लिखा है। अब ये मत बोलना तेज पढ़ा रही हूँ, ये रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो किस किस के बीच हुआ था, मैम डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच में। डेरियस थर्ड कौन था, जल्दी से बता दो बेटा कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है आप सब जानते हो। डेरियस प्रथम कौन था, जल्दी से, सॉरी थर्ड कौन था, बताए जल्दी से, जल्दी से बताओ, डेरियस थर्ड कौन था, जल्दी बताइए बेटा जी। डेरियस थर्ड कौन था, आप ही उत्तर देंगे। और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो डेरियस थर्ड की हार हुई और भारत से ईरानियों का समापन हुआ। फिर सिकंदर आया और सिकंदर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण। कैसे आया, कहां आया, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक, पिता का नाम था फिलिप सेकंड, सेकंड जरूर लगा देना बेटा। माता का नाम था ओलंपिया, यहां से आपको लिखना, यहां से लिखना है पहले का क्योंकि आप लिख चुके हो। अंतिम शासक था मैम, अंतिम सम्राट था ईरानियों का, क्या बात है, बहुत बड़ी। आगे आ जाइए। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक, पिता फिलिप सेकंड, माता ओलंपिया, और इसका उपनाम यानी निक नेम था अलेक्जेंडर। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में 326 बीसी में आया और वापस गया था 325 बीसी।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दो। सिकंदर का आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? इस समय बताना। मगध का शासक, मगध का शासक कौन था? बीच बीच में पूछ रही हूं क्वेश्चन, बताते चले जाओ ताकि तुम्हें ये तो पता चले कि आखिर हमें कितना याद है। बताइए जल्दी से, ठीक है। और बेटा जी, सिकंदर लगभग 19 महीने में भारत रहा था। 19 महीने ये भारत रहा था। 326 बीसी में आया, जिस टाइम आया उसी टाइम इसका युद्ध राजा पोरस के साथ हुआ। और बेटा 325 बीसी में ये वापस गया। वापस जाने का कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत बढ़िया मैम, धनानंद के टाइम, धनानंद था जिस समय यहाँ पर आक्रमण हुआ सिकंदर का। ठीक है बेटा, तो माता पिता उपनाम ये सब याद रखना, क्योंकि आपको पता है मेरी क्लास का अंत होता है रिवीजन के साथ, और रिवीजन मैं आपको कराऊंगी अंत में। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बेटा यहाँ पर आपने ये चीजें देखी, उसके बाद में बेटा जी अब देखिए फिर सिकंदर का युद्ध जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये करिएगा 326 बीसी। इस युद्ध को मैं आपको पढ़ा चुकी, ये आपको दोबारा नहीं लिख, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध, फिर या फिर आप क्या कह सकते हो, कर्री का युद्ध, ये यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चे, कर्री का युद्ध। और ये राजा पुरु, पुरु मतलब पोरस, और सिकंदर के बीच हुआ। राजा पुरु की हार हुई, उसे क्या करके ले गया, कैद करके ले गया, और फिर उससे पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकंदर की पत्नी कौन थी? सिकंदर की पत्नी थी रोक्सेना, सॉरी रॉक्सेना। रेक्सोना किसकी पत्नी थी? तो आप कहेंगे रेक्सोना मैम सिकंदर की पत्नी थी, और कहा जाता है कि बड़ी ही खूबसूरत थी। बेटा आप फ्यूचर फौजी जी जो आप ये कह रहे हो कि 326 में जो युद्ध हुआ था मैम, और राजा पुरु जो था, पुरु या पोरस एक ही व्यक्ति है बेटा। आप चाहे इसको पुरु कहें या आप इसको पोरस कहें, ये एक ही व्यक्ति है बच्चे, अलग अलग नहीं है। और आप जो बोल रहे हो कि मैम पंजाब वाले क्षेत्र का राजा था, तो झेलम और चिनाब नदी एरिया कहाँ पड़ता है? वहीं आसपास पड़ता है, तो उन दोनों नदियों के बीच में था। ठीक है, अब सिकंदर की वाइफ कौन है? रेक्सोना है। सिकंदर की माता कौन है? सिकंदर के पिता कौन है? सिकंदर के बारे में ये सब आपको पता होना चाहिए। किसके समय आक्रमण हुआ, किस दर्रे से भारत आया, किस पर्वत से भारत आया, किस नदी को पार करके आया, ये सब क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगी। एक एक चीज मैंने तुम्हें डिटेल में लिखवाई है। तक्षशिला का शासक कौन था, आपका पुरु के साथ युद्ध कब हुआ था, क्या क्या उसके नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, यही इसके वापस जाने का कारण है। और ये बहुत पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया, और क्या रीजन था कि मैम इसने जो है मना कर दिया। अब मेरी बात सुनो बेटा, कि मैम या तो हाथ से पढ़ाओ या फिर पीडीएफ से। हाथ से इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा शॉर्ट है, और ये ऐसा चैप्टर था कि अगर मैं डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ाती तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको क्या किया, इसलिए मैंने आपको पहले हाथ से लिखकर बताया। ठीक है, 326 बीसी होगा बेटा, कहीं कहीं 325 बीसी भी लिखा है। ये आपका झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध, ये 326 बीसी है, 325 नहीं है। अब इन्होंने व्यास नदी पार करने से मना क्यों कर दिया मैम, उसका कोई तो रीजन होगा। ये कहा जाता है, देखो 2 से 3 रीजन बेटा कहे जाते हैं।
और 2 से 3 रीजन अगर मैं आपसे बात करूं तो क्यों कहे जाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं कि एक रीजन तो ये बताया जाता है कि उस समय पर ये अफवाह फैली हुई थी कि अगर ब्यास नदी को कोई भी पार करेगा तो वो व्यक्ति फिर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। पहला रूमर था। दूसरा रूमर ये था कि आपके जो सिकंदर के सेना है वो लड़ते लड़ते इतना थक चुकी थी कि अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। और तीसरा कारण ये कहा जाता है कि नहीं, ये भी कारण नहीं था। कारण ये था कि जो सेना है उसने इसलिए मना कर दिया था कि भैया हम बहुत थक गए हैं, अब हमारे बस की नहीं है, हम आगे जाकर युद्ध नहीं लड़ सकते। और पहला कारण मैंने तुम्हें क्या बताया कि रूमर फैले हुए थे कि ब्यास नदी को पार करने वाले लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इसका असल कारण था कि यहाँ की जो सेना थी, सेना की उस सेना ने नंद वंश के डर के कारण, नंद वंश के डर के कारण, डर के कारण ब्यास नदी को पार करने से क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय नंद वंश का शासक धनानंद यहां पर कर रहा। ठीक है, तो धनानंद शासन कर रहा था, तो ये कहा जाता है सेना ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उसके भय की वजह से, कि धनानंद भी एक शक्तिशाली शासक बताया जाता है, लेकिन शक्तिशाली के साथ साथ वो काफी घमंडी भी था और उसका घमंड उसके विनाश का कारण बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कारण था। अब जो सिकंदर है बेटा, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकर। अरस्तु ने प्यारे बच्चे एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स और आपके प्लेटो ने एक बुक लिखी है रिपब्लिक। ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी बुक है? अरस्तु की। प्लेटो की बुक है मैम रिपब्लिक और सुकरात की कोई बुक नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, पूछा जाता है अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे मैम? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो ये सॉरी, ये पूरी कहानी थी आपके सिकंदर के इंट्रोडक्शन की। और जब सेना ने मना कर दिया तो सिकंदर को भी बेटा भारत से वापस जाना पड़ा। अब जब सिकंदर भारत से वापस गया तो आखिर कब वापस गया था? तो मैंने ये शुरू में ही बता दिया कि 325 बीसी में वो वापस गया था। जब सिकंदर भारत में आया तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ में भारत आए थे? सिकंदर के साथ आए व्यक्ति भारत में आए, एक था सेल्यूकस निकेटर जिसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा और ये था इसका थल सेनापति। एक था बेटा निर्याकस जो इसका जल सेनापति था, और एक था बेटा फिलिप और ये भी इसका सेनापति था। फिलिप सेकंड इसके पिताजी थे और ये इसका सेनापति यानी आप कह सकते कमांड। ठीक है, और फिलिप फिलिप के बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि इसे मैनेजर क्यों कहा गया, प्रबंधक क्यों कहा गया? क्योंकि सिकंदर ने, ठीक है, क्योंकि सिकंदर ने जितने भी भारत में क्षेत्र जीते थे उन सबका मैनेजमेंट उसने किसको दिया? इस फिलिप को। भारत में जितने भी क्षेत्र उसने जीते थे उन सबका मैनेजमेंट किसको दे दिया? तो आप कहोगे कि मैम फिलिप को दे दिया। और फिलिप कौन था? सिकंदर का सेनापति। और फिलिप सेकंड कौन था? तो सिकंदर का पिता। दोनों में अंतर रखना। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक है यहां पर लिखा हुआ है एनासी क्रिप्स। इसको अगर मैं ठीक से आपको बताऊं, एनासी क्रिप्स को तो ओने ओने सीक्रेट्स लिखिएगा, इसको को लिखिएगा। ओनी सीक्रेट्स या फिर एनासी क्रिप्स, कुछ भी लिखा आ सकता है। ये कौन था? इतिहास। तो इसने किस चीज का इतिहास लिखा? तो प्यारे बच्चे इसने लिखा था सिकंदर की जीवनी। सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर की जीवनी लिखी। और एक था अरिस्टोबुलस, ये भी इतिहासकार था। इसने क्या लिखा? इसने सिकंदर के
युद्ध विजय के बारे में लिखा। ये दोनों प्यारे बच्चे हिस्टोरियन थे जो इसके साथ भारत आए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो कौन कौन आया था, क्या क्या था, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यानी इसने युद्धों का इतिहास बताया। ये सिकंदर के साथ भारत आए व्यक्ति थे। सिकंदर वापस क्यों गया ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि मैम सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के फादर कौन थे? छाया सिकंदर के फादर थे फिलिप सेकंड। ठीक है, आगे आइए। अब आगे प्यारे बच्चे यहाँ पर सिकंदर के बारे में और जानिए। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी? इलियड। और राइटर थे इसके होमर। इलियड बुक को किसने लिखा था? होमर ने। ठीक है। सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। और बेटा जी बहुकेफला के नाम से इसने क्या बसाया था? बहुकेफला नगर बसाया। बहुकेफला नगर बसाया। और एक नगर और बसाया था इसने, निकया नगर बसाया। और निकया नगर इसने क्यों बसाया था? तो आप कहेंगे जीत की खुशी में। जीत की खुशी में। किस नदी के किनारे था ये? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर। और बहुकेफला क्यों बसाया था? अपने घोड़े की याद में। अपने घोड़े की याद में। तो दो नगर बसाए थे इसने, बहुकेफला और बेटा निकेया। बहुकेफला उसके घोड़े की याद में, और निकेया बेटा उसकी जीत की खुशी में झेलम नदी के तट। ठीक है। उसके बाद बेटा अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सिकंदर की मृत्यु में बेबीलोन में हुई थी। जी हाँ, बेबीलोन कहां पर पड़ता है? ईरान में। कहां पड़ता है? तो सिकंदर की मृत्यु तो 23 बेबीलोन इराक में हुई। ठीक है। और बेटा जी अब बात करते हैं कि कारण क्या, किस कारण से इसकी मृत्यु हुई थी? रीजन बताओ मैं। तो रीजन था प्यारे बच्चे मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर के कारण क्या हुई थी इसकी मृत्यु? इसको क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, ये इसकी मृत्यु का कारण। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि आपको यहां पर ये चीजें समझ में आई? ठीक है। इलियड के राइटर थे बेटा होमर। एक तो किया है मैंने होमर। तो आपने देखा कि सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर की मैम अगर हम भारत की बात करते हैं तो सिकंदर भारत में कब आया? भारत आया 326 बी। कितने महीने रहा? 19 महीने। वापस कब गया? 325 कारण क्या था? इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, आगे जाने से मना कर दिया। इसकी मृत्यु कब हुई? मैम 323 BC। आपके किस में? तो मैम बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर के। सिकंदर ने किसको हराया? ईरानियों। किसको हराया? ईरानियों के शासक डेरियस थर्ड को। तब आपको ध्यान रखना है कि पूरा सिकंदर की कहानी हुई। और क्योंकि सिकंदर की कहानी किससे जुड़ी हुई थी? मैम आपने सिकंदर की कहानी को जोड़ा था धनानंद के साथ में। तो अब जब सिकंदर की बात खत्म हो गई तो सिकंदर के समय ही ये आया था, तो हमें क्या पढ़ना होगा?
तो मैम हमें एक बार यहाँ पे एक स्लाइड को ऐड करना होगा और मुझे ये आपको ये फिर से याद दिलाना होगा कि इसी के साथ आप क्या पढ़ रहे थे, के साथ तो मैम हम धनानंद पढ़ रहे, और धनानंद तो अभी भी जिंदा है। ये सब किसके समय हुआ? धनानंद। ये पूरी कहानी आपने किसके समय पढ़ी? धनानंद के। अब धनानंद कौन है लिख लीजिए, के बारे में तब आते हैं फिर कहानी पर। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ नंदास डायनेस्टी। अंतिम शासक क्यों है? कि इसकी हत्या, क्योंकि इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य के सहयोग से। अब शुरू होगी कहानी, अब ध्यान से सुनो। चाणक्य के सहयोग से। अब बेटा जी आपने ये पढ़ा है कि चाणक्य के सहयोग से ये क्या करेंगे मैम? इसको यहाँ पर इसका अंत करेंगे, है ना? तो अब यहां से आगे मैं आपको सुनाऊंगी कि धनानंद की मृत्यु का कारण क्या। धनानंद की मृत्यु का कारण, आखिर इसे क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था और आखिर क्यों चाणक्य ने साथ दी, यहां से आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी कल। और अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कुछ प्रश्न, ताकि आपको ये लगे हाँ हमें क्लास में कुछ तो आज याद हुआ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है अगली क्लास का टाइम हो चुका है। जल्दी पूछूंगी। पहला क्वेश्चन बताइएगा, ईरानी का सफल आक्रमण किस, सफल बता देना और बेटा असफल भी बता देना, और इनका अंतिम शासक भी बता देना। अंतिम शासक, इनका वंश भी बता देना। ठीक है, उसके बाद आ जाना सिकंदर पर। सिकंदर बता दीजिएगा कहाँ का शासक था। सिकंदर के माता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम, सिकंदर की पत्नी का। उसके बाद बताना मुझे, पहले इतना बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मैम, सफल किया था डेरियस प्रथम, असफल किया था साइरस, अंतिम था डेरियस थर्ड। वंश था हकामनी वंश, हखामनी वंश। ठीक है, शासक सिकंदर कहाँ का शासक था? मेसिडोनिया या मकदून। माता का नाम बताइए क्या था? ओलंपिया। पिता का नाम क्या था? फिलिप सेकंड। पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। रेक्सोना। ठीक है, मुझे बताइएगा वितस्तता का युद्ध कब हुआ? वितस्तता का युद्ध कब और किस किस के बीच?
बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। तो मैम वितस्तता का युद्ध 326 बीसी, ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच, जिसमें पोरस की हार हुई और सिकंदर की जीत हुई। तो आज मैं यही विराम देती हूँ, बाकी बचा हुआ कल पहले रिवीजन करवाऊंगी। धनानंद की हत्या किसने की थी, कारण क्या था, क्यों इस वंश का विनाश चाणक्य ने करवाया, यहां से हमारी कल की क्लास शुरू होगी और कल ही शुरू होगा मौर्य साम्राज्य, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या संबंध है, क्या चीजें हैं, वो भी प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊंगी। तो आज अपनी क्लास को मैं यही विराम देती हूँ, कल मिलूंगी नई चीजों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।